हो रहे हैं और कम उम्र वालों को भी हो रहे हैं। अभी तक तो चिकित्सक लोग मानते थे कि 50-60 साल के बाद चिंता करना चाहिए, पर अब 25-30 साल के लोगों को जब हार्ट अटैक होने लगे तो सबको बड़ी चिंता हो गई। क्या करें? साधारणतया ये माना जाता है कि आहार में हुई गड़बड़ियों के कारण, ज़्यादा फैट्स लेने के कारण, तला गला लेने के कारण कोलेस्ट्रॉल बनता है। 2 प्रकार का होता है कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल आपके लिए हमारी धमनियों को लचीला रखता है, जैसे लुब्रिकेटिंग होता है, चिकनाई, उससे कोई भी चीज़ मुलायम रहती है। तो जो एचडीएल है वो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन एलडीएल जो बनता है वो हमारी नसों को कड़क करता है, जमता है और उनके लचीलेपन को समाप्त कर देता है। लचीलेपन समाप्त होने से धमनियां हमारी कड़क होकर के जो हृदय का प्रेशर आता है रक्त में, उसको वो फैलती नहीं है और हार्ड होने के कारण कड़क बनी रहती है। तो ये आप देखें कि जब हृदय का धक्का जाता है रक्त में, वो जैसे ही धमनियों में जाता है तो धमनियां फूल जाती है, अगर वो लचीली है तो, और फूलने के बाद फिर वापस सिकुड़ती है तो वो रक्त का धक्का वो स्वयं धमनी देने लग जाती है। हृदय एक बार धक्का देता है, फिर धमनी उसको पूरे शरीर में ये चलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक बार फैलती है फिर सिकुड़ती है और वो रक्त आगे बढ़ता चला जाता है। अब ये हृदय की एक संरचना संक्षेप में मैं बताता हूँ। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे। हृदय का आकार होता है मुट्ठी जैसा, जैसे हम हाथ की मुट्ठी बांधते हैं, ऐसा इसका आकार होता है। इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा के द्वारा हम 4 कमरे बनाते हैं। ऐसे हृदय में 4 कमरे हैं। 2 कमरे ऊपर के आलय कहलाते हैं और नीचे के 2 कमरे निलय कहलाते हैं। अब चारों के अलग अलग काम है। शुद्ध रक्त होता है बाईं तरफ के नीचे वाले प्रकोष्ठ में, जिसको निलय बोलते हैं, बाईं तरफ। और दाईं तरफ जो निलय होता है नीचे, वो अशुद्ध रक्त शरीर से लेकर के अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। बाएं तरफ का शुद्ध रक्त का है, दाईं तरफ का अशुद्ध रक्त शरीर से आया हुआ। अब बाईं तरफ के निलय में जो रक्त आता है वो आता है फेफड़े से। शरीर से जो रक्त आता है शुद्ध, वो फेफड़े में जाता है, तो फेफड़े में होकर के वापस हृदय में आना, हृदय में होकर के शरीर का रक्त वापस फेफड़े में जाना। 1 मिनट में 4-5 चक्कर पूरे शरीर में ये रक्त लगाता है। और 1 मिनट में हम 15 श्वास लेते हैं। अब श्वास का इससे संबंध क्या है? श्वास अपने साथ ऑक्सीजन लाती है, वो उस अशुद्ध रक्त को जो फेफड़े से आता है, हृदय से आता है फेफड़े में, उसको ऑक्सीजन दे देती है। और जो शरीर से अशुद्ध रक्त में गंदगियां आती है वो फेफड़े में रह जाती है। फेफड़ा उनको प्रश्वास के द्वारा शरीर से बाहर फेंक देता है। तो ये बात साधारण, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताई है। इसमें बहुत सारे उलझनपूर्ण बातें भी है, लेकिन सीधे सरल शब्दों में। फेफड़े का दादाजी पानी पी रक्त, लीजिए आप, हाँ पानी पी हाँ कर बोल। आइए। क्या? पानी पी लीजिए थोड़ा सा आप। पानी का गिलास ये मैंने पास में रख लिया पहले से ही। अब आप समझ गए कि 4-5 मिनट में
1 मिनट में 4-5 बार पूरे शरीर में रक्त घूमता है, मतलब बड़ी तेजी से घूमता है। और प्रत्येक अंग को रक्त पहुंचना बहुत आवश्यक है। आवश्यक क्या है? जिंदा रहना है तो पहुंचाना ही पड़ेगा, और ये काम हृदय को करना पड़ता है। हृदय की मांसपेशियां जो है इतनी मजबूत होती है कि शरीर की उसके बराबर कोई मांसपेशी मजबूत नहीं होती। अब देखिए, आप कभी कभी आप दौड़ते हो तो ये फिर वो 4-5 बार रक्त क्या, वो उसको तो बड़ी तेजी से धड़कना पड़ता है, क्योंकि जब ज्यादा ऑक्सीजन की खपत होती है शरीर में, दौड़ने में, क्रोध करने में, जोर से बोलने में, बहुत सारे काम करने में, जब ऑक्सीजन की ज्यादा खपत होती है तो ऑक्सीजन का वाहक तो है हमारा रक्त, वो बड़ी तेजी से हृदय धड़क धड़क करके पूरे शरीर में उसको फैला देता है, घुमा देता है, और वापस वो लौट करके शिराओं के द्वारा फिर हृदय में होके फेफड़े में चला जाता है। तो श्वास भी तेजी से चलने लगती है। क्यों? कि ऑक्सीजन की खपत जल्दी है तो श्वास ज्यादा मात्रा में फेफड़े हमारे लेंगे, बड़ी तेजी से श्वास चलती है और तेजी से छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का लेना छोड़ना, जब भी हमारी क्रियाएं तेजी से होने लगती शरीर से, चाहे आप मेहनत करें, परिश्रम करें, दौड़ें, क्रोध करें, बोलें, हर गतिविधि में ये श्वास भी बढ़ जाती है और रक्त की चाल भी बढ़ जाती है, तो हृदय को धड़कना पड़ता है। अब हृदय चाहे कमजोर हो या ताकतवर हो, उसे तो धड़कना ही है। अब ये हमारी ड्यूटी है कि उसकी कमजोरियां आए कि नहीं आए, उसको कैसे ताकत दें, ये बात हम आगे चल के करेंगे। अभी थोड़ा सा और रह गया कि हृदय के आगे जो रक्त ले जाने वाली नस है, शुद्ध रक्त, उसको हम धमनी बोलते हैं। यह शुरू में मोटी होती है और फिर आगे बढ़ते 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 ये पतली होती जाती है। शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचना, रोम रोम तक पहुंचना, ऐसी व्यवस्था शरीर में है। लौटते समय जो रक्त आता है वो प्रत्येक सेल अपनी गंदगी को छोड़ता है। जो एक्टिविटी हमारी है, हम भोजन करते हैं, मल त्याग करते हैं, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, सारा पसीना हम ये मल त्यागते हैं, वही काम हमारा सेल भी करता है। वो श्वास भी लेता है, वो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको भोजन के द्वारा पहुंचा हुआ रस भी वो भी चाहिए, और बदले में फिर वो मल त्याग भी करता है। तो वो त्यागा हुआ मल रक्त में मिल करके दूसरे रास्ते से, जिसको हम शिराएं बोलते हैं, वेंस, उनके द्वारा वो वापस धीमी गति से आता है। ये जाने वाला तो बड़ी तेज गति से जाता है, लेकिन उधर से कोई भेजने वाला, अब हृदय तो इधर से भेजने वाला, उधर से वेंस में जो वाल्व रहते हैं, वो वाल्व उसको आगे धक्का दे दे करके वापस हृदय में ले आते हैं, और ये अशुद्ध रक्त पुनः फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में से शुद्ध होके वापस से हृदय में आता है। ये इसको ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, रक्त परिभ्रमण संस्थान, ये इस संस्थान का काम। अब गड़बड़ी होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब चूंकि गड़बड़ी दो स्थानों पर अपन देखें, एक तो नसों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नसें ज्यादा प्रेशर के कारण या रक्त की अशुद्धि के कारण। रक्त की अशुद्धि क्या होती है? भोजन के द्वारा जो रस उस रक्त में मिलता है, उसकी क्वालिटी निर्भर होती है हमारे भोजन पर। भोजन किस प्रकार का है, उसी प्रकार का रक्त, वो रस बनेगा, वो रस सीधा रक्त में पहुंच जाएगा। रक्त को जो मिला है, चाहे वो विष मिला है, चाहे वो अमृत मिला है, वो पूरे शरीर में भेजता है। उसको इससे लेना देना नहीं है कि रक्त कैसा है या रक्त में कितनी अशुद्धियां मिली है, वो तो उसका काम भेजना है। जहर भी खा लोगे तो वो जहर को भी पूरे शरीर में भेज देगा, और आप अच्छा भोजन करोगे, पौष्टिक करोगे, विटामिन युक्त, मिनरल्स युक्त, तो वो भी भेज देगा।
वो बिना देखे, उसके पास ब्रेन नहीं है, वो कुछ उसका काम सिर्फ भेजना है, और हृदय का काम प्रेशर लगाना है, वो प्रेशर लगाने में ही लगा रहता है दिन रात। अब देखिए मनुष्य का जो जीवन शैली है, साधारणतया लोगों का जो जीवन है वो आज आधुनिक होता जा रहा है। आधुनिक से मेरा मतलब होता है विदेशी कल्चर। आधुनिक तो हम सनातन वाले हैं, हमारी यहाँ संस्कृति है वो पुरानी है, उसमें जो व्यवस्थाएं थी उसके कारण इतने रोग नहीं होते थे। लेकिन आज जो हम विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं, अब विदेशी संस्कृति में क्या है, एक तो भोजन का परिवर्तन, भोजन घर पे नहीं बनाना, भोजन बाहर होटलों में खाना, फास्ट फूड अगर पैकेट मिलता है पैक्ड तो पैक्ड खा लेना, सड़क पे मिले तो सड़क पे खा लेना, होटल में मिले तो होटल में खा लेना, रात को खा लेना, बेटाइम खा लेना, खाते खाते पिक्चर देखते हुए पता ही नहीं चलता कितना खा गए, क्या खाया ये भी पता नहीं, मोबाइल में उलझते उलझते खा लेते हैं, हंसी ठट्टा करते हुए खा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भोजन आपके जीवन का सार भाग बनाता है और उस सार भाग का परिणाम भुगतना पड़ता है हमारे हृदय को और हमारी रक्तवाहिनियों को। तो वो रक्त हमारा शुद्ध रहे, इसके लिए हमको भोजन पे ध्यान देना पड़ेगा। और भी कारण हैं, लेकिन मैं अभी पहले भोजन की व्याख्या करता हूँ। तो भोजन को पहले तो करने का ढंग, उसकी क्वालिटी की बात भी बाद में करेंगे। करने का ढंग क्या होता है कि किसी भी काम को करते समय पूरी तौर पर मानसिक रूप से उसके साथ जुड़ना। हम भोजन कर रहे हैं तो हम भोजन पे ही ध्यान दें, हम गाने नहीं सुने, पिक्चर नहीं देखें, दोस्तों से बात करते हुए नहीं खाएं, खड़े खड़े नहीं खाएं। होटलों में क्या होता है, गपशप चलती रहती है और वो खाया जा रहा है, उसे यही नहीं पता कि मैंने जो खाया है वो कौन सी चीज़ है। और अब जब पता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ब्रेन है वो जानना चाहता है कि आपने क्या खाया। जो आपने खाया है उसके हिसाब से वो केमिकल डालेगा उसमें पचाने के लिए। हर भोजन के सब भाग को पचाने के लिए अलग अलग प्रकार के केमिकल और हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं। अब आप जैसे आप दाल बनाते हैं तो आप कितने मसाले डालते हैं, उसकी जगह आप पराठा बनाते हैं तो क्या डालते हैं, आप पूड़ी बनाते हैं तो क्या डालते हैं, और सब्जी बनाते हैं तो क्या डालते हैं। वो बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनको अलग अलग समझदार लोग अपने हिसाब से। मिठाई में तो आप नमक नहीं डालते हैं, मिर्ची भी नहीं डालते हैं। तो ब्रेन को समझना पड़ेगा। ब्रेन कब समझेगा, जब आप उस भोजन पे पूरा ध्यान देंगे। मैं जो खा रहा हूँ इसका स्वाद कैसा है, चबा रहा हूँ कितनी बार मैंने चबाया है, चबाते चबाते पूरा शरीर मुख के अंदर वो बिल्कुल रस बन जाना चाहिए। लेकिन बात करते हुए हमने 2-4 बार चबाया और बिना उसका सूखा का सूखा ही हमने गटक लिया। अब पेट में जाएगा तो पेट में ब्रेन देखेगा कि क्या चीज़ आई है। अगर वो मुंह में उसका स्वाद के कारण ब्रेन को पता चल गया तो वो पहले से अलर्ट हो जाएगा और जो चीज़ आ रही है उसका स्वागत करेगा और उसको पचाने के लिए पूरी व्यवस्था करेगा। अब गलतियां जो होती है वो आपको पता है, इन गलतियों को हमें सुधारना है। ये उपचार क्या होता है, गोली खाना कोई उपचार नहीं है, हमारी आदतें सुधारना उपचार है। ये प्रिकॉशन है, ये प्रिकॉशन ही आपको जिंदा रखेगा। मरीज बनने के बाद आपके चांसेस बहुत कम होते हैं बचने के, इसलिए मरीज नहीं बने। इसलिए आज हमने ये क्लास लिए। तो भोजन सबसे प्रथम जब मुख में जाता है
तो जबान उसका टेस्ट लेती है ये क्या है, वो मैसेज सीधा ब्रेन को चला जाता है। अब ब्रेन देखता है कि कितनी देर इन्होंने चबाया, रस बना है कि नहीं बना है, और जैसे ही पेट में जाता है तो ब्रेन उचित रूप से उसमें जो मिलाना होता है केमिकल, वो मिलाकर भोजन को पचा देगा। यह उत्तम क्वालिटी का आपका रस बन गया। कम से कम आइटम भोजन की थाली में कम से कम आइटम होना चाहिए। देखिए, आप शादी ब्याह में जाते हैं तो आपको ही पता नहीं कि कितनी तरह की चीज़ें मैं खा गया। आपको पता नहीं का मतलब आपके ब्रेन को पता नहीं। ब्रेन को ये पता नहीं है कि आपने क्या खाया, कितना खाया, कौन कौन सी चीज़ें खाई, तो पचाने की व्यवस्था वो करेगा कैसे? उसको पता है, उसको मैसेज देना पड़ेगा कि हमने ये चीज़ खाई है, तो वो उसका उचित हार्मोन केमिकल उसके अंदर डालेगा, उसको शरीर में जहाँ पच रहा है उस स्थान में उसको भेजेगा। तो ये बात हमारी संस्कृति से, जो विदेशी संस्कृति से आई है, वही गड़बड़ियाँ हैं हमारे। पहले किसी को हृदयघात होते नहीं थे। भोजन का ये कारण है। अब इसमें भोजन की क्वालिटी भी देखिए आप, समय देखिए आप। भोजन करने का समय तब होता है कि जब आपको भूख वाले हार्मोन एक पेट में से आपको सूचना देते हैं कि भोजन की आवश्यकता है। उस समय आप कोई मोबाइल देख रहे हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं, तो आप कहते नहीं अभी नहीं करेंगे, 4 बजे कर लेंगे। करना ही तो है, लेकिन वो टाइम रहता है। उस समय प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर में घूमती है, तो उसके अलग अलग टाइम बंधे हुए हैं। देखिए, सवेरे उठते आपको प्रेशर क्यों आ जाता है? क्योंकि प्राण की मात्रा उस समय हमारे उस अंग में चली जाती है, बड़ी आंत में। उसके बाद में आप यदि नहीं गए मल त्यागने, तो बाद में प्राण की मात्रा दूसरी जगह चली जाएगी, फिर आपको दस्त नहीं होंगे, फिर कब्ज होना शुरू हो जाएगा। तो सब काम के टाइम बंधे हुए। बॉडी क्लॉक, आप बॉडी क्लॉक का अध्ययन करें, किसी दिन उसके बारे में बताएंगे कि हमारे शरीर की घड़ी भूख के समय भूख लगाती है, मल त्याग के समय मल त्याग करवाती है, नींद के समय वो आपको नींद भी लाती है, और नींद के दौरान वो सफाई करती है शरीर की। जब आप गहरी नींद में सोते हैं कम से कम 7-8 घंटा आपको सोना पड़ता है लगातार। उस दौरान होता क्या है, ब्रेन से केमिकल निकलता है मेलाटोनिन, वो आपको गहरी नींद में सुलाकर, और वो भिड़ता है सारे शरीर का कचरा साफ करने, डिटॉक्सिफिकेशन करके मल के स्थान मल पहुंचा देगा, यूरिन के द्वारा गुर्दे से वो ब्लैडर में पहुंचा देगा, और पसीना, जो पसीना हम कूलर के द्वारा आने ही नहीं देते हैं, वो पसीने को बाहर करके, मतलब सारी व्यवस्था वो मेलाटोनिन कर देगा। लेकिन सोने के बाद फिर आपको अचानक किसी ने जगा दिया, फिर आपने लाइट जला ली, क्योंकि नींद अंधेरे में आती है, मेलाटोनिन हार्मोन अंधेरे में ही निकलता है। यदि आपने लाइट जला के सोए तो मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकलेगा। आधी अधूरी नींद में सोएंगे आप, सवेरे अलसाए हुए उठेंगे, क्यों कि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाया। तो नींद का भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि नींद के बारे में क्या, कब सोना, कितनी देर सोना, किस प्रकार से सोना, सोने के बीच में क्या क्या सावधानी होना चाहिए, लाइट बंद करना है, कोई आपको जगाए नहीं, बीच में ऐसी व्यवस्था करना है। पहले से लोगों को पता होना चाहिए घर में कि ये सो गए, अपनी जगह इनको। आजकल तो क्या है कि न तो सोने का कोई नियम है, न सोने की व्यवस्था, जैसे मर्जी है जहाँ मर्जी है वहाँ सो गए, लाइट जल रही तो जल रही है। रात को खाना, अब भोजन करने का समय, तो रात को यदि आप भोजन करेंगे तो हमारे शरीर की जो शक्ति है
वो भोजन पचाएगी या वो डिटॉक्सिफिकेशन करेगी, क्या करेगी? कन्फ्यूजन पैदा होता है। यदि वो भोजन पचाने में लगी रही तो उस दिन आपका शरीर का मल नहीं निकलेगा और वो शरीर में कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। वो मल विष होता है और उस विष के कारण जब वो रक्त में मिलता है तो फिर आपको शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों के लक्षण, क्योंकि वो मल का निष्कासन है। बीमारी क्या है? बीमारी हमारे शरीर का जो बचा खुचा विष है, जहर है, मल है, वो निकलना चाहता है, इसको कहते हैं बीमारी। जुकाम है, इसका मतलब है कि आपके सिर में मल की मात्रा ज्यादा बढ़ चुकी है, जुकाम के द्वारा बाहर हो रही है। दस्त लगे हैं, इसका मतलब है कि हाथों में ज्यादा विष इकट्ठा हो गया है, शरीर उसको निकालना चाहता है। पसीना आपको इसलिए आता है कि पहले शरीर गर्म होता है, उसको बुखार कहते हैं, और गर्म होकर सारा मल जलता है, उसका कार्बन पसीने के द्वारा बाहर निकलता है। यह भी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है शरीर की। तो ऐसे खांसी चलती है, हमारे श्वसन संस्थान में कब जमा हो जाता है, वो भी मल है। जब वो ज्यादा हो जाता है तो शरीर उसको बाहर फेंकना चाहता है, वो खांस खांस करके बाहर निकालता है। तो ये जो लक्षण है इनको आप बीमारी बोलते हो, ये बीमारियां नहीं है, यह शरीर की अपनी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आपको सहयोग करना चाहिए। गोली खा के उसको अगर दबा दिया तो ये विरोध हो गया, वो विरोध हो गया, फिर वो मल अंदर दब जाएगा, फिर बड़ा रूप लेकर के आएगा, फिर कैंसर वैंसर होकर निकलेगा, टीबी हो जाएगी। अब हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में क्या होता है? यही खान पान की जो गड़बड़ी के द्वारा, जैसे कि भारी भोजन में क्या होता है, फैट्स, और फैट्स में जो घी आता है उसकी क्वालिटी क्या है? अगर गाय का घी है तो आपको कतई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन क्या गाय का घी आप मिल पाता है आपको? आप भैंस के नाम पे भैंस का घी खाते हैं, वो भी भैंस का नहीं है, पता नहीं कहाँ से बन के आया है, नकली घी। तो वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है। उससे कोलेस्ट्रॉल जो बनता है उसको एलडीएल बोलते हैं। वो एलडीएल वो हमारी रक्त की नसों को भीतर से चिपक के कड़क कर देता है। वो इतनी कड़क हो जाती है कि ज्यादा प्रेशर आने पर फट भी जाती है। आपने प्लास्टिक की नली को देखा होगा, बाजार से जब खरीद के लाते हैं तो पारदर्शी होती है और मुलायम होती है, इतनी मुलायम होती है कि वो, हाँ कोई बोलना, बोलिए, कोई बोलना है क्या? कल्पना बहन जी आपका माइक ऑन है। कल्पना बहन जी माइक बंद करिए। जी हाँ दादाजी। ठीक है, ठीक है, नहीं मैं समझा कुछ बोलना है तो। एलडीएल और एचडीएल दो प्रकार के। एचडीएल तो अपनी नसों को मुलायम रखता है, लुब्रिकेट करता है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, और उसको लीवर खुद बनाता है। उसको कोई बाहर से आपको उसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छा भोजन करेंगे तो लीवर खुद उसकी व्यवस्था कर लेगा बनाने। लेकिन जो बाहर से हम इस प्रकार का तेल की क्वालिटी आजकल खराब हो गई है। पुराने जमाने में जो ऑयल आता था सीधा बीज से देहातों में घानियों में निकाला जाता था और उसको फिल्टर नहीं करते थे, वो आपके लिए अच्छा था। अब जो फिल्ट्रेट आता है इसमें एसिड और कास्टिक और जाने क्या क्या मिला करके उसको प्यूरिफाई कर करके और विषैला तेल बना देते हैं। अब ये विषैला तेल आपको लिपिड बना करके एलडीएल बनाता है, तो ये आपकी नसों को कड़क कर देता है। हृदय में भी जमा हो जाता है, तो हृदय में फैट जमा हो जाता है, तो हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो भी भारी हो जाती है। इस प्रकार से सारी भोजन की गड़बड़ी, क्वालिटी की गड़बड़ी, टाइम बे टाइम खाने की गड़बड़ी, जिसके कारण नींद का प्रभावित होना, ये भोजन में सुधार आपको करना पड़ेंगे। ये विदेशी संस्कृति से आई हुई पद्धति जो हमारे सोने पर
और हमारे भोजन पर हावी हो चुकी है। इसको आपको जीवन बचाना है तो सुधार करना होगा। दूसरा ये कारण हो गया भोजन वाला। अब मैं एक दूसरे कारण पे आता हूँ। आजकल लोग कहते हैं चलते चलते हार्ट अटैक हो गया, और पोस्टमार्टम करने पर यह पता चला कि उसको कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, उसके नसों में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, फिर हार्ट अटैक हो गया। अब ये तो भोजन से रिलेटेड बात भी नहीं है, ये हमारा दूसरा पक्ष हो गया समझने का। अब उसको भी हमें समझना है। वो क्या है? ये हृदय और हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, ये हृदय से डायरेक्ट रिलेटेड हैं। आप देखिए, यदि आपको कोई सूचना मिली, अच्छी मिली, तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। वह हृदय को क्या लेना देना था उस आपकी सूचना से? लेकिन भावनाओं का, विचारों का हमारे हृदय से गहरा नाता है। तो ये हृदय को भावनाओं से जोड़ के हम देख रहे हैं। अब देखिए, आपको कोई अशुभ समाचार मिला, एकदम आपने खाना पीना बंद कर दिया, आपकी श्वास भी थम जाएगी, हृदय की गति भी आपकी एकदम से धड़ 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 करने लगेगी। हृदय को कैसे मालूम पड़ा? सुना तो कानों से था आपने, लेकिन शरीर में ऐसी व्यवस्था है, सूचना मिलते ही वो ब्रेन को जाती है, और ब्रेन उन अंगों को सूचना भेजता है, हार्मोन रिलीज करता है। वो हार्मोन रक्त में मिलते हैं, और रक्त का प्रभाव फिर हमारी मांसपेशियों पर पड़ता है, तो हृदय धड़ 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 करने लगता है अचानक, बहुत तेजी से। घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं। केवल सूचना मिली है आपको विचारों के द्वारा, मन में आई, पहले ब्रेन में गई, और फिर इसका प्रभाव हुआ शरीर पर, और सबसे ज्यादा किस पर हुआ? हृदय पर। तो हृदय को इससे भी बचाना। अभी तक तो हमने भोजन पे ध्यान दिया, भोजन से हमने बचा लिया, लेकिन सुनने में आया है कि भैया कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बना। 20 साल का लड़का है, उसकी धमनियों को पोस्टमार्टम करके देखा, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। क्या हुआ? वो धमनी सिकुड़ गई। धमनी का क्या हुआ? वो सिकुड़ गई तो रक्त को आगे नहीं बढ़ने दिया, रक्त में ही रुक गया। और विषैले हार्मोन मिलने से कभी कभी थक्का बन जाता है, तो थक्के ने रक्त की नसों को रोक दिया। यहाँ कोई कोलेस्ट्रॉल का सवाल भी नहीं रहा। तो अब हम ये देखते हैं कि अनेक प्रकार की भावनाएं, विचार। कोई न्यूज आपने सुनी, वो भी ठीक है, चलो आप न्यूज नहीं सुने, एकांत में चले जाओ, वहाँ आपको कोई न्यूज नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, ये तनाव वगैरह जो आते हैं, ये सबके विचारों से, जैसे हमारे स्वभाव से मैच नहीं हुआ किसी का स्वभाव, तो उसकी बातें हमें तनाव देती है, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसके ठीक वो विपरीत बोलता है, वो विपरीत व्यवहार करता है। तो वो संघर्ष के कारण आप में अंदर तनाव आ जाता है। तनाव से नसें सिकुड़ जाती है। जैसे ही आपका तनाव आया तो ब्लड की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाएगी, रक्त परिसंचलन में बाधा आ जाएगी। अगर वो नसें ब्रेन से संबंधित है तो ब्रेन हेमरेज, अगर वो नसें हृदय से संबंधित है, कोरोनरी, तो हृदयाघात, अगर वो लीवर वगैरह में है तो वो डैमेज हो जाएंगे, तो उससे मरेंगे नहीं आदमी। मरता तो दो जगह है, वो ब्रेन हेमरेज और हृदयाघात, लकवा हो जाएगा। तो नसें सिकुड़ने का कारण हुआ है, एक हुआ तनाव। अब दूसरा कारण और देखिए, आपसे किसी ने व्यवहार किया तो उसके कारण आपको तनाव आया, चलो आप उनसे भी दूर हो जाओ,
अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 प्रवृत्तियां हमारी मूल प्रवृत्ति है और ये हमारे अंदर बैठी हुई है, ये कहीं बाहर से नहीं आती। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 मूलभूत प्रवृत्तियां हमारे अंदर ही बैठी हुई है। अब ये प्रवृत्ति आई आपके अंदर, काम प्रवृत्ति। चलिए, अब जैसे ही काम प्रवृत्ति आपके अंदर भावना उभरे तो सीधा मैसेज जाएगा ब्रेन को। ब्रेन का हाइपोथैलेमस, वहां पर यह सूचना जाती है और लिम्बिक क्षेत्र में उसकी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है? हार्मोन रिलीज होता है, पुरुष हार्मोन। मैं काम प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। पुरुष हार्मोन एंड्रोज और स्त्रीण हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। तो ये दोनों हार्मोन में खतरनाक होता है पुरुष हार्मोन। वो शरीर में जोश लाता है, उत्साह लाता है। अब उस समय आप काम प्रवृत्ति में हों या आप अपराध करते हों या आप जो भी जोश वाले काम करते हों, वहाँ आपका दिमाग बिल्कुल बेचैन हो जाता है, वो कुछ ही काम नहीं करता और वो इतना हावी हो जाता है। जैसे तूफान आता है ना, बवंडर हवा का, तो उस समय किसी को कोई सूझ नहीं पड़ती। ऐसे ही ये जोश बाउंडर के रूप में आता है और आपसे कोई भी हत्या करवा देगा, बलात्कार करवा देगा, कुछ भी किसी का, अब किसी को मारपीट करवा देगा। ये काम वो करता है। ये उस वेग को संभालना, उस तूफान को संभालना, ये काम है हमारे योग में। योग के में ऐसी व्यवस्था है कि उस तूफान को आप संभाल करके और हृदय को बचा सकते हैं। वो हृदयाघात, ये पुरुष हार्मोन जो होता है और स्त्री हार्मोन जो होता है, वो महिलाओं के रूप सुरक्षा करता है। वो इस पुरुष हार्मोन का काउंटर करता है। इसलिए महिलाओं को हार्ट अटैक कम होते हैं। वो पुरुषों में होता है बहुत कम मात्रा में, और महिलाओं में भी ये पुरुष हार्मोन होता है, वो बहुत कम मात्रा में। तो उनको एस्ट्रोजन होता है, वो उनको बचा लेता है। और पुरुष हार्मोन हमारा हमसे गलत काम करवा देता है, हार्ट अटैक करवा देता है, हत्या करवा देता है, सारे ऐसे काम जो है पागल की भांति हो जाता है आदमी, अगर वेग जोर से आया तो। लेकिन उस वेग को कंट्रोल करना, कैसे करना कंट्रोल, ये योग में व्यवस्था है। और मैं भी आपको लगे हाथ बता देता हूं कि वर्ल्ड में सर्वप्रथम जिन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया, उन डॉक्टर साहब का नाम मैं बता देता हूं, मेरे पास है वो नाम। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये इस डॉक्टर ने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था और इसने कहा कि योग में ऐसी व्यवस्था है। उस डॉक्टर ने कहा है। योगी लोग तो कहते हैं, ये तो और भी चीजें बताएंगे, लेकिन उन्होंने एक आसन का नाम बताया है, एक योगासन का नाम बताया है। उसको बड़े ध्यान से आप सुनिए। उसका नाम है सिद्धासन। सभी जानते हैं आप, सिद्धासन लगाना आप जानते हैं। वो सिद्धासन उस बाउंडर को रोक देता है, आने ही नहीं देता है। भावनाओं के कारण जो बाउंडर आता है, काम भावना के कारण, और जिसमें हृदयाघात हो जाता है, और बहुत सारे के आजकल जो मर रहे हैं उसी में मर रहे हैं। जितने अखबार में आप देखते हो बलात्कार हुआ, रेप हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, सब उस काम के बाउंडर के कारण हुआ। उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको रोका जा सकता है सिद्धासन के द्वारा। आप जानते हैं, एक एड़ी हम पेरिनियम पे लगाते हैं और दूसरी एड़ी हम बीच में लिंग को लेकर के ऊपर से रख देते हैं, दोनों एड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर हो जाती है। वहाँ से कंट्रोल होता है ये बाउंडर काम।
ये हाइपोथैलेमस से जाकर लिम्बिक क्षेत्र में जाकर और बड़े जोशीले हार्मोन छोड़ता है। हमारी एड्रेनलिन ग्रंथि भी नॉर एड्रेनलिन ये इस प्रकार के हार्मोन छोड़ के, और ऐसा हो जाता है बवंडर कि आपका दिमाग उस समय कुछ भी काम नहीं कर सकता। योग वाले ने व्यवस्था करिए, ये डॉक्टर बोलता है, ये तो एलोपैथी वाला डॉक्टर है, ये इसने पहले ही बोल दिया कि सब लोग अगर सिद्धासन करेंगे तो इस काम रूपे बवंडर से इस भावना का परिष्कार हो जाएगा। अब दूसरी मूल प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे, क्रोध। क्रोध ये भी मूलभूत भावना है। कोई व्यक्ति चाहे कि हमारे जितने ऋषि मुनियों ने श्राप दे दे के राक्षस पैदा किए, उनको क्रोध आया था कि नहीं? दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं? तो सारे ऋषियों को जब क्रोध आया था तो आप अपने कैसे बचा सकते हो अपने आप को? अब उस क्रोध के कारण भी आपके एड्रिनल ग्लैंड कार्टिसोल निकालती है और सारे विषैले हार्मोन रक्त के अंदर जाते हैं और जो नसें हमारी ब्लड की वो सिकुड़ जाती, क्योंकि हमारी ये जो नाक में एक पैरासिंथेटिक नर्व है, हमारी दाहिनी ना ये सिंथेटिक और बाई हमारी पैरासिंथेटिक। तो यह सिंथेटिक नर्व हमारी जो दाहिनी एक्टिव होती है तो ये शरीर में सारे अंगों को सिकोड़ती है, और पैरासिंथेटिक नर्व है वो इनको डिले करती है, यानी हमको बचाती है। तो कौन बचाती है? हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी सारी नसों को सिकोड़ करके और हमको आफत लाती है। तो क्रोध में सिंथेटिक नर्व एक्टिव हो जाती है और आपके हृदय को, नसों को, सब ब्लड की नसों को सिकोड़ देती है, यहाँ तक कि आपके हाथों को भी सिकोड़ देती है, लीवर को सिकोड़ देती है, पेट को सिकोड़ देती है, यानी उनकी होने वाली क्रियाओं को बंद कर देती है। जो क्रियाएं उनमें चल रही है उनको रोक देती है। तो ये क्रोध है, महाभयंकर है, ये मृत्यु का कारण है। और चूंकि मूलभूत हमारी प्रवृत्ति है, इसको आपको इससे निजात नहीं मिल सकती। लेकिन योग में इसकी व्यवस्था है, व्यवस्था है। ध्यान, योग निद्रा, मौन व्रत, अजपाजप, ये चीजें, चंद्रभेदी प्राणायाम, लोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इनके द्वारा हम क्रोध पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही क्रोध आया वो शांत हो जाएगा, आएगा तो जरूर, मूलभूत प्रवृत्ति है, शांत हो जाएगा। तो ऋषि मुनियों को योग क्यों करना पड़ता था? वो जानते थे कि मूलभूत प्रवृत्ति ये तो कभी टाली नहीं जा सकती है। भोजन हम अच्छा कर लेंगे, ये हमारे बस की बात। शुद्ध हवा में आप प्राणायाम कर लेंगे, ये भी हमारे बस की बात है। लेकिन मूलभूत प्रवृत्तियों से कोई नहीं बच सकता। उनका परिष्कार करने के लिए आपको योग में पूरी व्यवस्था मिलेगी। अब देखिए आप लोभ, तीसरी प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ। अब लोभ जैसे ही व्यक्ति को आता है तो कब बढ़ता है? आपने रामायण में कभी पढ़ा हो तो देखना, काम से वात बढ़ता है, क्रोध से पित्त बढ़ता है और लोभ से कफ बढ़ता है। अब कफ शरीर के अंदर जब लोभ आएगा तो कफ बढ़ेगा, तो ज्यादा कफ बढ़ेगा तो क्या होता भाई? टीबी हो जाती है, खांसी चलने लग जाती है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, उसमें भी हार्ट अटैक होता है। तो लोभ की प्रवृत्ति को आप कैसे छोड़ेंगे? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने सारी व्यवस्था करी है। त्याग, आप में त्याग की प्रवृत्ति, त्याग की आदत। अब त्यागने में क्या त्यागना है? आप रुपया पैसा त्यागने की बात मैं नहीं करता। आपके शरीर में जो मल जमा है उसको त्याग करिए। आप पसीना निकलने दो, मल को बाहर निकलने दो और पेशाब को बाहर निकलने दो, अर्थात षट कर्म की क्रिया करो।
षट कर्म करने से लोभ प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। ये लोभ प्रवृत्ति बढ़ती इसलिए कि पहले तो हमारा पेट जो है ये कब्ज छोड़ना नहीं चाहता। यदि आपके घर में कुछ है, आपके पास वस्तुएं आपने इकट्ठी कर रखी घर में, तो उसका प्रभाव पड़ता है कि पेट भी इकट्ठी करना शुरू कर देता है और रक्त अपनी गंदगी इकट्ठी करना शुरू कर देता है। शरीर भी वही काम करता है जो आपका मन करता है। तो मन से आपको ये छोड़ने की प्रवृत्ति, त्यागने की प्रवृत्ति, जैसे हम प्रश्वास त्यागते हैं कि नहीं, शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं त्यागेगा तो क्या होगा? अंदर भरी रहेगी तो जी नहीं पाओगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, पसीना निकलने देना, ये षट कर्म में सारी क्रियाएं होती हैं। षट कर्म के द्वारा जब शरीर निर्मल हो जाता है तो मन भी निर्मल हो जाता है। शरीर से मन का संबंध है अटूट संबंध। अगर शरीर में गंदगी है तो मन में विचार कभी अच्छे नहीं आ सकते। तो लोभ और मोह, ये चारों मूलभूत प्रवृत्ति का इलाज हमारे योग में है, जिसमें षट कर्म से प्रारंभ होके आसन, प्राणायाम के द्वारा दिन रात रक्त तो शुद्ध होता है। 1 मिनट में 15 श्वास लेते हैं तो 5.5 लीटर रक्त को हम 15 श्वास के द्वारा 1 मिनट में शुद्ध करें हैं। वो 5 चक्कर लगा देता है शरीर में जब तक। तो श्वास तो आप श्वास तो लेते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। प्राणायाम के द्वारा भरपूर समय देना पड़ेगा आपको। 2 मिनट 5 मिनट में ये काम नहीं होता है। एक तो पूरी तरह से आप प्राणायाम करेंगे, तैयार होके करेंगे, विधि जान के करेंगे, और एक बातें भी करते जाएंगे, आंखें भी खुली हुई है, गाने भी सुनते जाएंगे और श्वास भी लेते जाएंगे प्राणायाम की। तो आप जाने कि वो प्रभाव भी ऐसे ही होगा शरीर पर। पूरी तरह तैयार होकर, पूरा उसका ज्ञान सीख करके ज्यादा प्राणायाम मत करो। आप 3-4 प्राणायाम से ज्यादा करो ही मत। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कपालभाति, लोम विलोम हमारे दोनों ब्रेन को चार्ज करता है। नाड़ी शोधन हमारे ये जो तंत्रिकाएं हैं, नर्वस है, इन नर्वस को शुद्ध करता है। और भ्रामरी प्राणायाम हमारे पूरे मस्तिष्क को एक्टिव करता है और नींद लाता है। गहरी मेलाटोनिन हार्मोन वो निकालता है। 4 प्रकार के हार्मोन आपके मस्तिष्क से निकलते हैं: डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। ये बराबर निकलते रहें, इसके लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना पड़ेगा। और ब्रेन पूरा एक्टिव हो जाता है, सूझबूझ बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, याददाश्त बढ़ जाती है। ब्रिलियंट होता है लड़का तो वो टॉप कर सकता है अपनी परीक्षा में। डॉक्टर अपना अच्छा काम करेगा, इंजीनियर अपना अच्छा काम करेगा, वो भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा। जिसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है वही भ्रष्टाचार करता है। जब प्राणायाम के द्वारा वो शुद्ध हो जाएगा रक्त उसका, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। विचारों में पवित्रता आ जाएगी, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। ये योग के द्वारा हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, और जिसका व्यक्तित्व परिवर्तन हो गया उसके शरीर में बीमारियों का कोई आवागमन नहीं। तो अब मैं लगातार इतना बोल लिया हूँ, अब मुझे नहीं पता, बहुत सारी बातें अभी कुछ और भी बोलना होगी। तो अब आप लोग कुछ बात करेंगे तो वो भी याद आ जाएगी। जी दादाजी, बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर आज इन अपने जो हृदय रोग से संबंधित विषयों को, चाहे वो मानसिक रूप से हो रहा हो, चाहे शारीरिक रूप से हो रहा हो, पेट से हो रहा हो, चाहे दिमाग से हो रहा, सब पर विस्तार से लोगों को समझाया। निश्चित रूप से ये जो कारण आपने बताए हैं ये वाकई बड़े महत्वपूर्ण हैं और सबको जोड़ने वाले हैं। और मैं समझता हूँ आपने जैसा कहा है कि अगर समाज को सुधारना तो योग से लगा दो, तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर चर्चा आपने की है।
हमारे हैंडल है उमा शंकर जी का, तो आप आर्मी से हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना प्रश्न करें। उमा शंकर जी, आवाज आ रही है? रोशनलाल भैया उनका बहुत देर से हैंड राइज है। आप मुन्नीलाल भैया जी का ले लीजिए। जी, आदरणीय मुन्नीलाल जी हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, आपसे अनुरोध है कि आप आदरणीय दादाजी से प्रश्न करें। जी। पहले तो आदरणीय पूजनीय दादाजी को सादर प्रणाम। और अब आप दादाजी भी हैं, हमारे गुरुजी भी हो गए, और हमारे जो है मार्गदर्शक हो गए, शुभचिंतक हो गए, और गार्जियंस हो गए युवार परिवार के। और जो आपने आज ब्रेन के बारे में और ये तमाम चीज़ों का हार्ट अटैक कैसे होता है, इनके विषय में किसी को पता नहीं है। भोजन की वजह से, चबाने की वजह से, और खाने के समय जब हम क्या सोच रहे हैं उसमें ब्रेन काम करती है, ये आज पहली बार पता पड़ा। जी। तो मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि जो है ब्रेन पर और नस नाड़ियों पर, जैसे शरीर का बायां अंग है, बाएं अंग के पैर से लेके और हाथ तक, हाथ की अंगुलियां हैं, पैर की अंगुलियां हैं, पैर की अंगुलियों में कुछ कालापन आ जाता है, और त्वचा जो है टाइट टाइट सी हो जाती है, और हाथ में भी कुछ नसें अंगुलियां काम नहीं करती हैं। उसका कारण क्या है, और उसका उपाय क्या है? जी। देखिए, हम योग में जो क्रियाएं करते हैं वो कुछ जाने हुए रोग हों या अनजाने रोग हों, षटकर्म से जब आप प्रारंभ करेंगे तो 50% रोग आपके सारे दूर हो जाएंगे। चाहे आप वो किस वजह से हुआ है ये आप जान सकते हैं या नहीं जाने, तब भी आप षटकर्म प्रारंभ करें, और संघ प्रक्षालन भी आता है उसमें। तो ये क्रिया आप करने के बाद फिर आप योगासन प्राणायाम करेंगे तो ये सारी बीमारियां आपको, इसके साथ और भी बीमारियां चली जाएगी सब। अब ट्रीटमेंट वाली बात है तो वो चिकित्सा वाली बात है, उसमें कोई दम नहीं है कि आप मैं बता दूं कि ये औषधि लेना वो औषधि लेना। औषधि तो और अंदर जाके कचरा बढ़ाएगी। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि पहले हम हमारे शरीर के रक्त को बिल्कुल शुद्ध कर लें, तो कोई काला पीला नहीं रहेगा। ये सब काले पीला इसीलिए है कि हमारे रक्त शुद्ध है, और रक्त परिभ्रमण प्रणाली वो उसमें डिफेक्ट है, ये गड़बड़ तो है उसमें। जी, तो रक्त शुद्धिकरण के लिए विशेषकर कौन सा हमें क्या करना पड़ेगा और कितने समय करना पड़ेगा? देखो, आप षटकर्म जो होते हैं, षटकर्म का पहले एक शिविर लगाओ और सारे षटकर्म को सीख लो। अब उसमें से रोज क्या करना है, सप्ताह में क्या करना है, 15 दिन में क्या करना है, महीने भर में क्या करना है, ये जैसे मैं बताऊं आपको। नेति नेति आप डेली कर सकते हैं। कुंजर क्रिया आप तीसरे चौथे दिन कर सकते हैं। और बस्ती क्रिया संघ प्रक्षालन को आप 15 दिन में लघु संघ प्रक्षालन कर सकते हैं। बाद में 1 महीने में एक बार कर लें। और त्राटक वगैरह जो हैं ये उनको आप डेली कर सकते हैं। नेति, कुंजर, इसको धोती बोलते हैं, नेति धोती बस्ती, बस्ती यानी संघ प्रक्षालन। एनिमा, एनिमा से भी कर सकते हो वो काम आप। 3 तो ये हो गई। फिर त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 क्रियाएं। कपालभाति आप डेली करें, वो सारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है उससे। ओम। जी। तो जी दादाजी, बहुत सुंदर। आपने अ, आदरणीय मुनिलाल प्रश्नों का जो उत्तर दिया है, निश्चित रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, सटकर्म से शुरुआत करने की आवश्यकता है। और हम लोग कुछ क्रियाएं तो लगातार कर रहे हैं, पर क्रियाओं में जो जो आप कह क्रियाओं को कर
मैं आपका ध्यान सिर्फ उसी क्रिया पर होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा समझता हूं मैं कि कई बार हम कार्य भी करते हैं और हमारा ध्यान उस पर नहीं होता। जब आप तो आपने कहा कि तो मैसेज तो जाए, वो मैसेज और नहीं, हमने वो काम किया और मैसेज वहां तक नहीं गया तो उसका रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से बहन जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना प्रश्न रखें। आदरणीय रंजना बहन जी। जी थोड़ी और आवाज 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 नहीं आवाज आ का रही मेरी। हाँ अब ठीक है। आप हाँ, बोलिए। तो दादाजी को प्रणाम, हरिओम, और पूरे सदन को मेरा नमस्कार, राम राम, प्रणाम। श्री जैसे राम। कि बहुत ही सुंदर विषय, क्योंकि सुंदर तो नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट विषय है हमारे अरे शरीर के भयंकर लिए। विषय। बिल्कुल, हाँ, ये ये विषय भयंकर विषय है, सुंदर नहीं भयंकर विषय है, इसको सुंदर तो नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा है। आपने दादाजी। और हाँ, भयंकर है और पीड़ादायक है, और ये पता है सबको कि हार्ट अटैक कैसे आता है। और जैसे उस दिन हमारी बात हो गई थी, तो दादाजी ने कहा था कि हम हार्ट अटैक पर ही करेंगे। मैंने भी कहा था कि मैंने न्यूज चैनल पर बहुत सारी, एक दिन 25-30 कम से कम वीडियो दिखाए थे। न्यूज में वीडियो मैंने 25-30 वीडियो देखे थे कि किसी को खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक आया, किसी को नाचते हुए हार्ट अटैक आया। अब नाचते हुए भी, कोई बोलते हुए भी, कहीं घर में बैठते खाना खाते खाते ऐसे हार्ट अटैक आ रहा था। तो फिर मैंने दादाजी से भी कहा, दादाजी का भी यही कहा था कि भाई नहीं, हार्ट अटैक पर ही होगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये आजकल 30, और ये हार्ट अटैक आ ही कब रहा है, ज्यादा से ज्यादा एज का है 30 के ऊपर के, 30, 35, 40, 50 के आसपास ही हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब तो ये, और फिर कहाँ हम देखते हैं ये जो होगी है, जो 80 साल हो गए उनको हार्ट अटैक आया है, वो तो भी अपने बेड पर बढ़िया रहते हैं। अभी भी 99 वाले भी हमने देखे हैं, तो उनको कहाँ हार्ट अटैक आता है। तो ये तो आज की युवा पीढ़ी को ही हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसका तो कारण आज आपने बता ही दिया है, और भी हमें और जानकारी चाहिए इसके बारे में। मगर मुझे ये कहना था कि जो हार्ट अटैक आता है, उसका एलोपैथी से ही इलाज है या फिर हमारे आयुर्वेद में ही इलाज है? लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगी। विदेशी संस्कृति के कारण जो हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है, उसमें सुधार करना पड़ेगा। श्रम और विश्राम दोनों में संतुलन लाना पड़ेगा। लगातार विश्राम करना भी गलत है, तो लगातार श्रम करना भी गलत है। अरे अच्छी बात। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। ओम। जी दादाजी, बहुत सुंदर। ये जो कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में ठान, तौलो तुलसी मूर्खो, तो तौलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तो ये जो विकार है, ये आपने योग से दूर करने की बात कही है, तो सबको विद्वान बना देंगे। अगर विकार विकार दूर हो गया तो सब विद्वान हो जाएंगे। इसी हाँ क्रम में मैं हाँ नेवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और प्रश्न करें। जी हाँ। आदरणीय। हाँ जी जी, आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। आदरणीय हमारे वैद्य श्री ने बहुत सुंदर बात बताई है, हृदय को सुरक्षित रखने की, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की। मेरा प्रश्न ये है कि आज जबकि हमारे भोजन का कुछ पता नहीं है, यानी भोजन, हाँ कौन सा भोजन हम ले रहे हैं, वो कितना विषैला है, कितना विषों से पटा हुआ है, ये हमें पता नहीं है। तो शायद फिर हमारे मन को भी पता नहीं होता होगा बहुत बार कि हमने हाँ। उसको सब्जियां ले ली, फल ले लिए, और ये उत्साह में, उस लोभ में कि अच्छा है हम खा लिया, तो लोभ यहीं जन्म ले लिया और अब उसको हमने उसका भक्षण कर दिया, भोजन ले लिया।
तो फिर ये जो फल और सब्जियां हैं, तो ये हमारे हृदय घात के लिए कितनी उत्तरदायी हैं आज के दौर में, ये मेरा प्रश्न है। देखो, एक तो क्या है कि अब बाजार में जो माल मिलता है, अब उसमें आजकल व्यापार व्यवसाय करने की वजह से, लोभ लालच की वजह से, वो उनमें कई प्रकार के विषैले पदार्थ वो मिलाने लग गए हैं, खाद व बीज में भी। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? भाई, गंदा पानी भी है तो मछली को तो जिंदा रहना ही है उसमें। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उनको साफ करने की। और फिर दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो शरीर है इसको मजबूत बनाएं। इसको मजबूत कैसे बनाएंगे हम? प्राणायाम के द्वारा बनाएं। शरीर में कचरा नहीं रहने पाए, डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा ध्यान रखें और नींद का ध्यान रखें। साथ में हमारे तनाव, दबाव, क्रोध वगैरह कारण तो योग निद्रा और ध्यान, इनका आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जहर भी खा लेगी तो पचा जाएगी। जी, जी। और एक दूसरा प्रश्न मेरा अपने से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि जैसे हम रास्ते में या यात्राओं में हम फल सब्जियां लेते हैं, बहुत बार जैसे केला ले लिया, और केला ले लिया, उसका पहला छिलका यानी केले को बाहर से धो कर के भी फिर अगर मैं उसे खा लेता हूँ तो ये मुंह में झंझनाहट हो जाती है और मुझे लगता है कि ये नहीं खाना चाहिए। या फिर सेब वगैरह ले लिया तो मुझे हल्का सा ऐसे लगता है ये गड़बड़ है और मैं उससे बचना चाहता हूँ। वहीं मैं दूसरे फल लेता हूँ तो फिर लगता है नहीं ये सही है। तो ये क्या मेरा मन का फतूर हो गया है या फिर मैं थोड़ा ज्यादा ही संवेदनशील हो गया? देखो, आप लाइफ स्टाइल के बारे में समझो कि जो भी हम भोजन करते हैं वो घर पे करते हैं। जानवर रास्ते चलते खा लेता है, वो जंगल में जाए तो जंगल में रास्ते में पड़ा हो तो खा लेता है। लेकिन हमारी आदत क्या है? जो भी सामान घर लाते हैं उसको धोते हैं, साफ करते हैं और बैठ करके फिर खाते हैं। अब होटलों में खाने लगे तो कौन तो हाथ धोएगा वहाँ? वो बात करता रहेगा, जो होटल वाले ने दे दिया वैसे ही खा लेगा। तो अब ये तो लाइफ स्टाइल का सवाल है। आप अपने जीवन को नियमित बनाओ तो बहुत सारी बाधाओं से वैसे ही दूर हो जाओगे। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय। हम उत्तराखंड से चलते हैं हिमाचल की ओर, पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर। तो आदरणीय डीडी शर्मा साहब का एड्रेस है, आप आए और अपने डीडी शर्मा। सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, खास करके हमारे दादाजी जो इतनी उम्र में भी इतने उज्जवल, उनकी जो ज्ञानता है वो हमें मिल पा रही है। आपको नमस्कार। मैं डीडी शर्मा, हिमाचल प्रदेश से, शिमला जिले से, शिमला से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में रहना शुरू किया है आफ्टर रिटायरमेंट। तो मेरा सर एक प्रश्न है कि अपने शरीर से संबंधित मेरा जो एलडीएल का अपनी बात कही वो 300 से ऊपर है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, किस तरह के योग करने और कौन सा भोजन लेना पड़ेगा जिससे कि वो एलडीएल का जो खतरा है वो मेरे शरीर पे ना पड़े? देखिए, मैं एक सीधा सा उपाय बताता हूँ। हमारे भोजन में अम्लीय और क्षारी दो प्रकार के भोजन होते हैं। जी सर। अम्लीय भोजन करने से आपका शरीर बिल्कुल रोगग्रस्त रहेगा, वो 20%। और अल्कलाइन फूड, आपका क्षारी भोजन 80% होना चाहिए। वो अल्कलाइन फूड आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा प्रयोग मैं करता हूँ। सब्जियां आती है बाजार से, उनको अच्छी धो लीजिए, अच्छी क्वालिटी की चुनाव करके लाओ। घर पे अच्छी धो, गर्म पानी से, नमक के पानी से धो लो, पोंछ लो और उनका जूस निकालो। जैसे खीरा ककड़ी है, लौकी है, गोभी है और चुकंदर है, पालक है। इनके रस आप दिन भर में 1-2 गिलास 3 गिलास पियोगे
तो जमा हुआ आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी ये निकाल देगा। भीतर जो जम चुका है नसों में, आप फास्ट उपवास करें और सिर्फ रसाहार करें, सब्जियों का रसाहार। कद्दू का रस भी लीजिए आप, पेठे का रस भी ले लीजिए आप। अच्छी सब्जियां ले आएं, सब्जियों का चुनाव अच्छा करें। और यदि आपने 8-10 दिन 15 दिन लगातार रस का उपयोग किया और भोजन किया ही नहीं, तो आप देखेंगे, टेस्ट करा लेना आप कि जो जमा हुआ था एलडीएल वो साफ होकर नसें आपकी फिर से मुलायम होने लगी है। और गहरी निद्रा लेना है आपको, साथ में ध्यान योग निद्रा भी करना है, प्राणायाम भी करना है। नींद कम आती है सर, मुझे नींद कम आती है, हल्की नींद। देखिए, हल्की नींद क्या है कि सोने का टाइम आपका क्या है। और यदि हल्की नींद आती है तो आप सोने के पहले भ्रामरी प्राणायाम करिए 21 बार। जी, योग निद्रा का अभ्यास करिए। अभी कुछ कनेक्शन कट गया था, दोबारा से जो ये रस पीना है, दोबारा से इनकी लिस्ट बताएं, मुझे दोबारा बताएं। अरे मैं तो कहता हूँ आप बाजार जाओ, आपको जो जो सब्जियां उपलब्ध हो उनको अच्छी चुनाव अच्छा करो, बढ़िया क्वालिटी की लाओ और घर पे अच्छे धो उनको, 2-2 3-3 बार धो, रस निकालो उनके। अब जैसे चुकंदर है, पेठा है, कद्दू का भी रस निकाल सकते हो, पालक का रस है, गोभी का रस है, चौलाई का रस है, बथुए का रस है, आप सुरजनी की फली का रस ले लो। इन सब्जियों के रस और भी छूट गया हो तो देख लेना। गाजर का रस, ये रस लेने से, चूंकि ये क्षारी हैं और क्षार जो होता है वो जमे हुए, और वो जो अंदर जमा हुआ एसिड है वो एसिडिक भोजन से बना है कोलेस्ट्रॉल, उसको ये निकाल देगा। उस दौरान कोई दूसरा सीरियल नहीं लेनी है, खाना दूसरा नहीं लेना, सिर्फ रस लेना है। देखो, जब हम उपचार करते हैं तो वो कुछ समय के लिए होता है, वो रोज की दैनिक चर्या का काम नहीं है। जैसे अपने 8 दिन का अपन ने चुन लिया कि हम 8 दिन तक ये काम करेंगे, भोजन छोड़ा और लगातार आपने रसाहार शुरू कर दिया, और उन दिनों में पेट भी साफ आपका अच्छा होगा। उन दिनों में आप प्राणायाम भी अच्छा करें, कपालभाति वगैरह खूब करें, लोम विलोम करें, नाड़ी शोधन करें, योग निद्रा करें, ध्यान, ये तो करना ही है। इसके साथ साथ रसाहार भी करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा साहब। समस्या का समाधान हो गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और अब 4 हैंड रेज है, इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि आप हैंड रेज नहीं करेंगे। 4 लोगों के हैंड रेज के बाद समापन करेंगे। मेरा कहना यह है कि अपन एक क्लास और ले लेंगे इसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, बहुत जरूरी विषय है, हाँ, क्योंकि जितने प्रश्न हैं आपके आप लिख के रखो, तो अगली क्लास फिर ले लेंगे अपन। जी बिल्कुल, ये अभी 3-4 लोग हैं जिनके प्रश्न ले लेते हैं दादाजी। ले लो। अनुमति जी। जी, कल्पना बहन, आदरणीय कल्पना साहू बहन जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना। जी, दादाजी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि पैर में वेरिकोज वेन्स का गुच्छा है, उसके क्या लिए चीज है? वेरिकोज वेन्स के लिए क्या करें? हाँ, वेरिकोज वेन्स में ना, तो देखिए पिंडली में होगा ये। जी, पिंडली में है तो आप पिंडली को तनाव दें। कैसे देंगे आप तनाव? आप कुछ ऐसी क्रियाएं करें जिससे पिंडली में तनाव आए और फिर वो सिकुड़े, फिर तनाव आए और फिर वो सिकुड़े। आपने दर्जियों को मशीन चलाते हुए देखा होगा, जी। पुराने, जो आजकल तो मशीन लगा लेते हैं वो, लेकिन जब वो पैर से मशीन चलाते थे तो उनकी पिंडलियां सिकुड़ती थी, फैलती थी, सिकुड़ती थी, फैलती थी। किसी दर्जी को हार्ट अटैक नहीं हुआ। क्यों? कि वो जब पैर की क्रिया ऐसी होती है कि उसकी पिंडली ज़्यादा काम करती है, और पिंडली ही हमारे वेरिकोज वेन्स को मिटा सकती है। ये भी सेकंड हार्ट है, ये भी प्रेशर लगा करके गंदे रक्त को ऊपर भेजता है। पिंडली जी, मजबूत हो, इसकी मालिश करो, पिंडली के व्यायाम करो।
जी उत्तान पादासन जो लेट कर करते हैं पैर का, वो कर सकते हैं। अरे और भी बताऊं मैं, देखो मैं आपको एक नया फार्मूला बताता हूँ। जी आप चौखट पे, दरवाजे की चौखट पे खड़े हो जाओ, एक हाथ से चौखट को पकड़ लो, नीचे जो वो ऊंची ऊंची लकड़ी की वो पेड़ी होती है, उस पे आप पंजे रख लो और एड़ी को फ्री रहने दो, फिर एड़ी को नीचे जाने दो जमीन तक, तो एड़ी में तनाव आएगा। चौखट को हाथ से पकड़ लो, गिरने गिरने का डर है, फिर वापस एड़ी ऊंची करो तो अब पिंडली सिकुड़ेगी, और फिर एड़ी को नीचे जमीन तक लाओ तो एड़ी में खूब तनाव आएगा। ये एक्सरसाइज बनाओ आप, बैठे बैठे पांव लंबे कर दो और एड़ी को जितनी लंबी तान सकते हो और पंजे को पीछे कर लो, फिर वापस पंजे को आगे करो और एड़ी को सिकोड़ो। पिंडली में सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, ये एक्सरसाइज करो आप। और उसकी मालिश करो अच्छी, गर्म ठंडे पानी से धो पिंडली को, धीरे धीरे वेरिकोज वेन्स खत्म हो जाएगी। जी जी दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वेरिकोज वेन के लिए आपने बताया, और ये आपने बोला कि ये दरवाजे पे खड़े हो, तो आजकल लोगों ने